गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से आपका एक बार स्वागत है कक्षा 10 के इतिहास में। पाठ 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। अब पिछले पाठ से आगे बढ़ते हुए नया पाठ है आज पाठ 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो पहला आधार होता है, पहला पॉइंट है, यह अध्याय वैश्वीकरण पर आधारित है। अब वैश्वीकरण क्या है? प्रश्न उठता है कि वैश्वीकरण है क्या? वैश्वीकरण है, अगर अपनी भाषा में कहा जाए, जैसे विश्व का एक मोहल्ला या एक शहर के जैसा हो जाना, जहाँ किसी की आदमी, हर व्यक्ति व्यापार कर सकता है, आ जा सकता है, रह सकता है, वस्तु खरीद सकता है, बेच सकता है, सब कुछ कर सकता है, जहाँ किसी कोई सीमा नहीं। तो ये नहीं कह सकता कि मेरे यहाँ ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, ऐसा नहीं है। वैश्वीकरण के दौर में आज उदारीकरण का वैश्वीकरण है। हर देश का व्यापार कर सकता है, वहाँ जा सकता है, वहाँ रह सकता है, आदि वगैरह। ये सब वैश्वीकरण की परिभाषा है, यानी पूरी दुनिया एक मुट्ठी में हो गई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जिसका इसके हिसाब से क्या परिभाषा है, इसके परिभाषा ये है, व्यक्तियों, सामानों और नौकरियों का एक देश से दूसरे देश द्वारा एक देश से दूसरे देश तक के स्थानांतरण को वैश्वीकरण कहते हैं। यानी आदमी आजकल दुनिया के किसी भाग में जाके रह सकता है, नौकरी कर सकता है, रोजगार कर सकता है, ये वैश्वीकरण है। कि आप ये नहीं कि आपके अवसर से आप भारत के हैं तो भारत में ही आप काम कर सकते हैं, नहीं। आज आप विश्व में कहीं भी जाके रोजगार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, ये वैश्वीकरण है। यह नई परिभाषा नहीं है, यह पुराने ज़माने से चला आ रहा है। आप लोगों को लगता होगा जैसे पहले नहीं था, आज भारत पे ऐसा नहीं है। ये प्राचीन काल से सभी देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते थे, आया जाया करते थे। तभी तो भारत, अमेरिका जैसे देशों और जैसे कई देशों की खोज हुई। कोलंबस ने व्यापार का नया मार्ग खोजा, अमेरिका पहुंच गया। वास्को डी गामा खोजने के लिए वो भारत खोज लिया। ये सारे उसी श्रेणी में आते हैं। जैसे जैसे 15वीं शताब्दी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। इससे पहले इसके पहले सिल्क रूट से भी सामान और लोगों का एक दूसरे देश तक आवाजाही लगी जाती थी। इस कहने का मतलब ये नहीं कि वैश्वीकरण आज की देन है, ये प्राचीन काल चला आ रहा है। इसके हिसाब से लोगों ने खोज भी की है। वैश्वीकरण और औद्योगिकरण दोनों मिलकर हमारे दैनिक जीवन को बदल रख दिया है। जैसे वैश्वीकरण ने हमारा जीवन बदल दिया है, वैसे ही औद्योगिकरण ने। आज दुनिया के हर देश में नए नए प्रकार के उद्योग लग रहे हैं, जिनकी श्रम की पूर्ति के लिए या पहले के लोगों के रोजगार के लिए आज दुनिया भर के देशों के लोग वहाँ जाके अपना काम करते हैं, रोजगार करते हैं। यानी एक, यदि कहीं कुछ है, व्यापार है, तो वहाँ जरूरी नहीं सिर्फ उसी देश के लोग कार्य करते हों, अनेकों देशों के लोग वहाँ कार्य करते हैं। 18वीं शताब्दी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत दुनिया का सबसे धनी देश थे। यानी बच्चों, ये देखिए कितनी बड़ी चीज़ है कि हम उस समय भी अमीर थे, बीच में कुछ आक्रमणकारियों ने लूटा, औपनिवेशिक बना के लूटा, इसकी वजह से हमारी कुछ हालत खराब हुई थी। तो पहले भी हम सोने के लिए थे, तो आज भी हम लोगों ने अपनी स्थिति को काफ़ी सुधार लिया है और विश्व की गिनी चुनी अर्थव्यवस्था में से एक हो गए। ये हमारा रिकवर करने का या ग्रोथ रेट है, हम लोग बहुत जल्दी कवर करते हैं। चीन और भारत दुनिया के सबसे धनी देश थे। एशियाई व्यापार में भी इन्हीं का दबदबा था, यानी जितने भी एशिया का व्यापार था, इन्हीं दो देशों का दबदबा था उस समय भी, तो आज भी है। आज भी चीन और भारत के मुकाबले दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जिनको व्यापार में हावी हो। अब यूरोपीय विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र, अब यूरोप विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। अब यूरोप उस समय तक विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था।
इसलिए आपको आज यहाँ तक समझना है। इसके बाद कल इस पर अध्ययन करेंगे कि यह कैसे बन गया था विश्व व्यापार का सभा केंद्र। इसलिए आज यहीं तक, कल फिर मिलते हैं तो आगे बढ़ते हैं। तब तक हाँ, मैं पार्ट 2 के कुछ होमवर्क के लिए प्रश्न उत्तर भेजता हूँ, उसको भी ध्यान से करिएगा। फिर इस पार्ट की भेजे जाएंगे। इस तरह हम समझते हुए जाएंगे और अपने नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।